हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम स्टीफन कूलिंग लॉ की स्टडी कर रहे थे, जहां पर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब किसी भी हॉट बॉडी को, ठीक है, या हाई टेम्परेचर बॉडी को आप सराउंडिंग में रखोगे, या यूं कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर आप रखेंगे, तो जो हॉट बॉडी होती है वहां से हीट रेडिएशंस इमिट होते हैं। हीट रेडिएशंस का इमिट होना, ठीक है ना, हीट रेडिएशंस का इमिट होना आप कह सकते हो कि बॉडी कूल हो रही है। ठीक है, जैसे ये एक हाई टेम्परेचर बॉडी थी और यहां से रेडिएंट एनर्जी बाहर निकल रही है, या आप कह सकते हो हीट रेडिएशंस इमिट होते हैं जब आप इसको रूम टेम्परेचर टी नॉन पे लाके रख देते हैं। ठीक है, और वहां पर हीट एनर्जी, लॉस ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम जो आपको मिला था वो क्या था, E सिग्मा A T की पावर 4 T नॉन की पावर 4। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मिला था। लेकिन वहां पर मैंने एक बात आपको और बताई थी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि जो ये बॉडी है उसका टेम्परेचर T और ये वाला सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉन, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। यानी अगर ये टेम्परेचर 300 केल्विन है तो ये ऑलमोस्ट या अराउंड 800 केल्विन, 900 केल्विन, 1300 केल्विन के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तभी आप स्टीफन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपने स्टीफन्स लॉ में ही स्टडी किया था स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन्स कूलिंग लॉ की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूटन्स कूलिंग लॉ की स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूटन्स कूलिंग लॉ जो है ये हम तब पढ़ेंगे जब टेम्परेचर डिफरेंस, यानी बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है, दोनों में डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए, तभी आप न्यूटन्स कूलिंग लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो मैं लिख देता हूं, इट मस्ट बी एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस between body and surrounding not more than 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी न्यूटन्स कूलिंग लॉ अप्लाई होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत ही इजी स्टेटमेंट है न्यूटन्स कूलिंग लॉ की। न्यूटन सर कहते हैं द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी is directly proportional to temperature difference between body and surrounding। ठीक है, ये बात न्यूटन्स कूलिंग लॉ की स्टेटमेंट है जो मैंने आपको यहां पर बताई है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो माइनस dq अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी नॉन। माइनस साइन क्यों? क्योंकि यहां पर लॉस हो रहा है। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी dq क्या है? dq by dt एक्चुअली है द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। T
टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टी नॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। मैं यहां पे लिखता हूं टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। और ये जो कैपिटल टी है ये है मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। थोड़ा सा इस वर्ड पे फोकस करना, मैंने मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी लिखा है। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे न्यूटन्स कूलिंग लॉ के बेस पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस डी क्यू बाई डी टी, अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊं तो यहां पर कांस्टेंट मैंने बी लिख लिया, कांस्टेंट बी इंटू टी माइनस टी नॉन, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। डेल्टा Q इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। एम मास, एस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स इस वाले वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए इस वाले टर्म से, तो ये फॉर्मूला बनेगा एम एस डी टी अपॉन स्मॉल डी टी। यह है टेम्परेचर डिफरेंस और यह है टाइम इंटरवल इक्वल टू बी टी माइनस टी नॉन। आप लिख सकते हैं कैपिटल टी, सॉरी डी कैपिटल टी और ये डी टी माइनस बी बाई एम एस टी माइनस टी नॉन। स्टूडेंट्स ये जो माइनस बी बाई एम एस है ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि बी भी यहां पर कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होगा, और एस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप लिख लीजिए इक्वल टू में के। तो स्टूडेंट्स ये होगा डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू के टी माइनस टी नॉन। तो इन शॉर्ट आप लिख लीजिए डी टी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉन। दिस इज द न्यूटन कूलिंग्स लॉ, ये उसका फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले के बेस पर हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। इस वाले टर्म को आप लिखेंगे फॉल इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इक्वल टू के। के क्या था स्टूडेंट्स, कांस्टेंट, और ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। मीन मैं यहां पे लिखता हूं टेम्परेचर, सॉरी ऊपर तो मैंने लिख ही रखा है तो इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मीन टेम्परेचर टीएम, किसके लिए, बॉडी के लिए, माइनस टी नॉन सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये जो T है ना, ये T एक्चुअली मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी होगा। न्यूमेरिकल में एक आपके सामने रखता हूं तो वहां से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सो प्लीज सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। एग्जांपल में यह कहा गया टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम में, 5 मिनट में। कब, जब उस बॉडी को हमने सराउंडिंग में रखा और सराउंडिंग का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है। तो आपसे यह पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बिकम 32 डिग्री सेल्सियस। समझो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। बॉडी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और वो बॉडी कूल होती है। क्या होती है, कूल। 5 मिनट में उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइम इंटरवल में उसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होगा। और यहां पर भी बॉडी क्या हो रही है, कूल हो रही है।
40 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस होने में जो टाइम लगा है वो 5 मिनट। 36 से 32 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर आपसे कहा गया है कि 16 डिग्री सेल्सियस है। स्टूडेंट्स यहां पर दो केस बनते हैं, 40 टू 36 फर्स्ट केस, 36 टू 32 सेकेंड केस। न्यूटन्स कूलिंग लॉ अप्लाई कर दीजिए यहां पर, ठीक है। फर्स्ट केस, न्यूटन्स कूलिंग लॉ फर्स्ट केस में क्या कहता है कि dt अपॉन dt के t माइनस टी नॉट। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये वाला जो टेम्परेचर होता है ये मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आपको dt कितना मिलेगा, मतलब टेम्परेचर फॉल कितना हुआ है 40 से 36, यानी आप लिख लीजिए यहां पर 40 माइनस 36 यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। टाइम कितना लगा, टाइम इंटरवल लगा है 5 मिनट। टीएम कितना होगा, टीएम मीन टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर यानी कि 40 और 36 का मीन है ना, मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऐसा कहा गया था आपसे। तो 40 प्लस 36 कितना होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाई 2, और आपको जो मीन टेम्परेचर मिलेगा यहां पर वो होगा 38 डिग्री सेल्सियस। और टी नॉन स्टूडेंट्स आपको पता है कि 16 डिग्री सेल्सियस है। अब ये सभी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 4 अपॉन 5 मिनट, ठीक है, इक्वल टू के। एंड स्टूडेंट्स यहां पर फोकस करिए, टीएम की वैल्यू कितनी है 38 माइनस 16, ठीक है। तो इक्वल टू होगा के मल्टीप्लाई 38 माइनस 16 करिए, 38 माइनस 16 यानी 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो के की वैल्यू आपको मिलती है वो होगी 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 22 मिनट। क्लियर है ना, ये आपको मिलेगा। सेकेंड केस, सेकेंड केस देखते हैं क्या गिवन है सेकेंड केस में। देखिए स्टूडेंट सेकेंड केस में बॉडी का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। चलिए इस केस में भी सबसे पहले आप dt लिखिए, dt क्या मिलेगा 36 माइनस 32, 36 माइनस 32 यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। और इस केस में जो टीएम आएगा यानी कि 36 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8 प्लस 6, 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि टीएम की वैल्यू आपको मिलेगी 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट्स। और टाइम इंटरवल इस केस में आपको फाइंड आउट करना है। लिखिए वैल्यू dt अपॉन dt के टीएम माइनस टी नॉट, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। dt की वैल्यू कितनी आई है 4, टाइम इंटरवल आपको फाइंड आउट करना है यानी कि स्मॉल टी आपको फाइंड आउट करना है, ऐसे लिख लीजिए। k की वैल्यू कितनी मिली थी आपको 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 22 मिनट मल्टीप्लाई 34 और माइनस 16। स्टूडेंट्स देखिए 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22 मल्टीप्लाई 5 मिनट डिवाइडेड बाई 34 माइनस 16। स्टूडेंट्स 34 माइनस 16 करिए तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर आपको मिलेगा 18, राइट ना, 18 इक्वल टू टी। अब आप ये वाला स्टेप जो है इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स जब आप इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा 6.1 मिनट, तो यानी कि 6.1 मिनट इज योर आंसर। आई बात समझ में। 40 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस होने में जो टाइम लगा वो 5 मिनट था।
36 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस होने में जो टाइम लगेगा स्टूडेंट्स वो होगा 6.1 मिनट। ये फर्स्ट केस था जहां से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, के था आपका कांस्टेंट, और सेकंड केस से हमने ये सभी वैल्यू फाइंड आउट की और के की वैल्यू पुटअप करके टी dt क्या था आपका टाइम इंटरवल, ये आपको फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए। फिर एक और एग्जांपल मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं जिससे और बेहतर तरीके से आपका न्यूटन कूलिंग लॉ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल न्यूटन कूलिंग लॉ के बेस पर। देखिए, ए बॉडी इनिशियली एट 64 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कूल्स टू 52 डिग्री सेल्सियस in 5 minutes. The temperature of surrounding 16 डिग्री सेल्सियस. Find the temperature further 5 minutes. यानी अगले 5 मिनट में, ठीक है ना, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है और बॉडी इनिशियली 64 डिग्री सेल्सियस पर है और 52 डिग्री सेल्सियस तक कूल होने के लिए उसे 5 मिनट लगेगा। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर कितना है 64 डिग्री सेल्सियस, बहुत अच्छी बात है। बॉडी क्या हो रही है, बॉडी कूल हो रही है, कितना टाइम ले रही है 5 मिनट टाइम ले रही है वो 52 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए। अगेन बॉडी कूल हो रही है और इस बार भी टेम्परेचर क्या है वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, वो टेम्परेचर है T2, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। और यहां पर जो टाइम है वो आपको गिवन है इस बार, वो है 5 मिनट, ठीक है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर स्टूडेंट्स आपको बता दिया गया है कि वो है 16 डिग्री सेल्सियस और T2 आपको फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस देखेंगे, फर्स्ट केस है ना, और फर्स्ट केस के लिए जो इक्वेशन है वो लिखते हैं dt अपॉन dt, बट ये फॉल इन टेम्परेचर है और ये है टाइम इंटरवल, इक्वल टू k Tm माइनस T नॉन। Tm आपका होता है मीन टेम्परेचर और T नॉन क्या है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो गिवन डेटा लिखते हैं स्टूडेंट्स, dt इक्वल टू यानी कि 64 माइनस 52, 64 माइनस 52 इक्वल टू आपको मिलेगा 2, ठीक है, और 6 माइनस 5 1 यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस। टाइम इंटरवल आपको दे रखा है 5 मिनट। स्टूडेंट्स, टीएम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। टीएम यानी कि मीन टेम्परेचर 64 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू होगा 611 डिवाइडेड बाय 2। क्या आएगा मीन टेम्परेचर, 2 से डिवाइड करिए 58 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा स्टूडेंट्स 58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और वैल्यू पुट अप करते हैं यहां पर इक्वेशन में, ये सभी वैल्यू इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 12 अपॉन 5 मिनट के टीएम की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, टीएम की वैल्यू है 58, टी नॉन की वैल्यू है 16। तो k इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स 12 5 मल्टीप्लाई 58 माइनस 16, तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 होगा 2 और 5 माइनस 1 यानी कि 4 मिनट। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, k फॉर कांस्टेंट। अब स्टूडेंट सेकंड केस की बात कर लेते हैं यहां पर हम, सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस के लिए भी मैं इक्वेशन लिखता हूं dt अपॉन टाइम इंटरवल k Tm माइनस T नॉन, ठीक है।
स्टूडेंट्स इस केस में जो dt होगा वो क्या होगा, 52 माइनस T2, और T2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपका जो Tm होगा वो होगा 52 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? एंड टाइम इंटरवल तो आपको इस बार पता है कि 5 मिनट है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं इक्वेशन में। 52 माइनस T2 अपॉन 5 मिनट, k की वैल्यू भी रख देते हैं यहां से, 12 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 42 मिनट मल्टीप्लाई 52 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T नॉन की वैल्यू आपको पता है 16। स्टूडेंट्स मिनट से मिनट कैंसल और 5 से 5 भी कैंसल। ठीक है, रिमेनिंग डेटा यहां पर मैं रखता हूं, तो 52 माइनस T2 इक्वल टू 12 अपॉन 42। ठीक है, और ये होगा 52 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 16। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एक काम करते हैं, 6 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 6 टू जा 12 और 6 7 जा 42। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 52, एक्चुअली मैं ऐसा लिख देता हूं सबसे पहले, 7 52 माइनस T2, और ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी पहले तो आप ऐसे लिख लो 52 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16। 7 मल्टीप्लाई 52 कर दीजिए स्टूडेंट्स, 7 मल्टीप्लाई 52, तो आपको मिलेगा यहां पे 364 माइनस 7 T2। ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो यहां आएगा 52 प्लस T2 और 2 मल्टीप्लाई 16, तो ये होगा माइनस 32। क्लियर स्टूडेंट्स? 364 माइनस 7 T2, 52 माइनस 32 करेंगे तो 20 आएगा, 20 प्लस T2, 20 इधर आएगा, ये इधर, तो 364 माइनस 20 344 इक्वल टू 7 T2 प्लस T2 यानी कि 8 T2, और T2 इक्वल टू हो जाएगा 344 डिवाइडेड बाई 8, और इसे आप सॉल्व कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 8। स्टूडेंट्स आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो होगा 43 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कितना आएगा स्टूडेंट्स? ये वाला टेम्परेचर होगा 43 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पहले 5 मिनट में बॉडी 64 डिग्री सेल्सियस से कूल होकर 52 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, अगले 5 मिनट में बॉडी 52 डिग्री सेल्सियस से कूल होकर 43 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको न्यूटन कूलिंग्स लॉ और उसके बेस पर आने वाले एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम बात करेंगे यहां पर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये लॉ क्या होता है और इस लॉ का यूज क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सपोज करिए कि ये एक हॉट बॉडी है। कैसी बॉडी है? हॉट बॉडी है, और इस हॉट बॉडी में से हीट रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं, है ना, इमिट हीट रेडिएशंस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हीट रेडिएशंस हैं, यानी कि आप कह सकते हो इंफ्रारेड वेव है ना। अब स्टूडेंट्स अगर ये इंफ्रारेड वेव है तो इनकी अपनी कुछ ना कुछ वेव लेंथ होगी। ठीक है, क्या होगी स्टूडेंट्स? वेव लेंथ। इन हीट रेडिएशंस के पास कुछ ना कुछ क्या होगी? वेव लेंथ होगी। ऐसे तो बहुत ज्यादा यहां पे डिफरेंट रेंज की वेव लेंथ निकलेंगी, लेकिन हम उस वेव लेंथ को कंसीडर करेंगे जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, यानी कि हम बात करेंगे यहां पर
मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब इस वेवलेंथ की हेल्प से मुझे इस हॉट बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, और ये हम पढ़ेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में। समझ में आया स्टूडेंट्स? किसी भी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है उसमें से निकलने वाले हीट रेडिएशन के वेवलेंथ की हेल्प से। ये स्टडी होती है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि सन या स्टार, उनका टेम्परेचर क्या होता है, अब वहां पर पहुंच के तो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सन के पास से जो लाइट आती है, सन ने जो हीट रेडिएशंस इमिट किए हैं, या स्टार, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो स्टार्स होते हैं, उन्होंने जो हीट रेडिएशन प्रोड्यूस किया है, उस हीट रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ की हेल्प से हमें उस स्टार का या सन का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये इस लॉ का यूज है, टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सन एंड स्टार्स and also any other hot body, any other hot body। समझ में आई बात है स्टूडेंट्स? तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का यही यूज है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट क्या थी इनकी। स्टेटमेंट, आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट पर ही फोकस करना है। विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, वो ये है, the wavelength of maximum intensity, the wavelength of maximum intensity of emission by black body is directly proportional to inversely proportional to temperature of body, is inversely proportional to temperature of body, temperature of body। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेन करता हूं एक बार। पहले इसको मैं मैथमेटिकली लिख दूं, लैम्बडा एम मतलब वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर लैम्बडा एम इक्वल टू बी अपॉन टी। बी क्या है स्टूडेंट्स यहां पर? वी स्टूडेंट्स, ये जो बी है वो कांस्टेंट है। बी क्या है स्टूडेंट्स यहां पर? कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है। ठीक है ना, जो बी है उसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? वो होती है 2.892 10 की पावर -3 मीटर कैल्विन। ठीक है, एम फॉर मीटर, के फॉर कैल्विन। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अब इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभी तक हमने जस्ट स्टेटमेंट की बात की थी और इसका यूज क्या है वो बात की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, आपको इतना तो पता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है ना, हाई टेम्परेचर, अगर मैं आपसे कहूं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तो इसका मतलब है कि उसके पास हाई हीट एनर्जी है, हाई हीट एनर्जी है, राइट ना। अगर उसके पास हीट एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उससे निकलने वाले जो हीट रेडिएशंस होंगे उनकी वेवलेंथ कम होगी, लोअर वेवलेंथ ऑफ हीट रेडिएशन।
स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि ई फॉर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जस्ट नॉलेज के लिए, E इक्वल टू एच एफ और इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, है ना। तो H और C तो कांस्टेंट होते हैं, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है। और मैंने अभी बताया हाई टेम्परेचर बॉडी है तो हाई हीट एनर्जी होगी। E क्या है? एनर्जी है, यानी यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। T क्या है स्टूडेंट्स? T है टेम्परेचर। इन शॉर्ट आप कह सकते हो इस वाले स्टेटमेंट से या इस वाले कंसेप्ट से कि जो लैम्बडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। दिख रहा होगा आपको, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन टेम्परेचर। ठीक है ना। तो यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करिए, फिर आगे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है यहां पर। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स, तो वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ को मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज करो कि मैंने ये जो ग्राफ है वो टेम्परेचर एंड वेवलेंथ के बिटवीन में ड्रॉ किया है। ठीक है, किसके बिटवीन में? टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, टेम्परेचर और दिस इज द वेवलेंथ लैम्बडा, टेम्परेचर T। स्टूडेंट्स, मैं यहां पे एक रीजन ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस तरीके का। ये है विजिबल रीजन और ये वाला जो रीजन है वो मान लीजिए वो इंफ्रारेड रीजन है, इंफ्रारेड रीजन। विजिबल रीजन में तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा, मान लेते हैं कि वायलेट कलर के लिए, और ये वाला पॉइंट है रेड कलर के लिए। वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4 × 10 की पावर -7 मीटर। रेड की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 8 × 10 की पावर -7 मीटर। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां पर जो वेवलेंथ है वो मान लेते हैं कि 4 × 10 की पावर -4 मीटर है ना, इंफ्रारेड रीजन। विजिबल लाइट का जो रीजन होता है वो होता है वायलेट कलर से रेड कलर, और वेवलेंथ कितनी होती है? 4 × 10 की पावर -7 मीटर टू 8 × 10 की पावर -7 मीटर। और रेड कलर से की जो वेवलेंथ के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट तक मान लीजिए कि इंफ्रारेड रीजन है जिसकी वेवलेंथ 4 × 10 की पावर -4 मीटर है। वेवलेंथ कंटिन्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए, अब आप सपोज करिए कि आपके पास यहां पर एक बॉडी है, एक रॉड है, ऐसे मान लीजिए आयरन का रॉड है, आयरन का रॉड है। अब इसको आप कुछ हीट एनर्जी दे दो, बाहर से कुछ हीट एनर्जी दो। अब इसमें जब आप इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, यानी कि हीट एनर्जी इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर भी कंटिन्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट्स मैं आपको। जब किसी भी आयरन के रॉड को आप हीट एनर्जी दे रहे हो तो इसका मतलब कि ये वाला जो आयरन का रॉड है ये हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जब ये गर्म होगा तो यहां से हीट रेडिएशंस इमिट होंगे, इमिट हीट रेडिएशंस। ठीक है ना। और जब हीट रेडिएशंस इमिट होंगे तो उनका कुछ वेवलेंथ होगा। अब स्टूडेंट्स, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ के बिटवीन में आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का मान लेते हैं कि ग्राफ आ गया ऐसे, और ये ग्राफ मान लेते हैं कि बना है टेम्परेचर 400 केल्विन पर। इसका टेम्परेचर और बढ़ा दो, यानी हीट एनर्जी और भी ज्यादा दे दो आप, तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए, ऐसे। ये ग्राफ हो गया 800 केल्विन पर। आप कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, एक ऐसा टाइम आएगा कि आयरन का ये जो रॉड है ना,
ये थोड़ा सा रेड कलर जैसा दिखने लगेगा। होता है कि नहीं होता है? ऐसा बिल्कुल होता है। आपने देखा है कि ये जो रॉड है जो कि पहले ब्लैक कलर का है, किसी भी कलर का रहा होगा, और जब आप उसको कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो थोड़ी देर में देखोगे आयरन का जो रॉड है ना वो रेड कलर में कन्वर्ट होने लगा। इसका मतलब है कि जो वेवलेंथ है वो इस पॉइंट के नियर आ रही है, और ये पॉइंट जो है वो रेड कलर का पॉइंट है। और ये वाला टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट मान लेता हूं कि T1 था, ये T2 है, और T3 ये 1100 केल्विन के आसपास है। यानी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो वेवलेंथ कम हो रही है। और ये हमें कैसे पता चला? रॉड के कलर चेंज होने से पता चला। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आप कह सकते हो कि कलर ऑफ रॉड इज चेंज। और स्टूडेंट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे रेड कलर की वेवलेंथ इतनी है, वायलेट कलर की वेवलेंथ इतनी है। स्टूडेंट्स आप अभी भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हो सकता है कि जो रॉड है वो येलो कलर में कन्वर्ट होने लगे, मतलब कि ये जो वेवलेंथ है वो वायलेट और रेड के बिटवीन में यहां कहीं पर आ जाए। और एक ऐसा टाइम आएगा स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर 5000 केल्विन के आसपास हो जाए तो हो सकता है कि ये रॉड व्हाइट कलर का दिखने लगे। ठीक है ना, मतलब पूरे की पूरी वेवलेंथ शिफ्ट हो गई है। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हो रॉड का कलर चेंज होता है। पहले वो रेड कलर का होगा, फिर येलो, और देन धीरे धीरे वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कलर में चेंजेस आना मतलब कि वेवलेंथ में चेंजेस आना। और वेवलेंथ अगर स्टूडेंट्स चेंज हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि वेवलेंथ कम हो रही है यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्यों? क्योंकि एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो वेवलेंथ का शिफ्ट होना उसी को कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना। आप लिख लीजिए, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, when temperature is increase, the wavelength, या आप ऐसे लिखे the longer wavelength, the longer wavelength of maximum intensity of emission is shift towards lower wavelength. Is called Wien's displacement law. यही है Wien's displacement law जो मैंने यहां पर अभी लिखा है। तो स्टूडेंट्स इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ग्राफ को ध्यान में रखिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसके बेस पर एग्जांपल्स आते ही हैं। और हम भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर। सो प्लीज आप इसे अच्छे से नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने न्यूटन कूलिंग्स लॉ और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की स्टडी की, कुछ एग्जांपल्स भी किए। और ऐसे स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों ही लॉ आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी टॉपिक के साथ स्टूडेंट्स आपका हीट ट्रांसफर का जो थ्योरी पोर्शंस है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हीट ट्रांसफर यानी कि जो कुछ भी लॉ हमने पढ़े हैं हीट ट्रांसफर के अंदर, उन सभी के बेस पर हम एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद फिर हम केटीजी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।